वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। जैसा कि हमने जेनेटिक्स एंड वेरिएशन में जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का चैप्टर स्टार्ट किया है, उसमें ऑलमोस्ट आपका 60 टू 70% कंटेंट पूरा हो गया है। ओके, अभी हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बाद में हम सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ेंगे। सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन द हनी बी, मतलब जस्ट लाइक कैसे लाइक सेक्सुअल डिटर्मिनेशन किया जाता है, मेल और फीमेल में कैसे क्रोमोसोम लाइक डिवाइड होते हैं, कैसे जेनेटिक लेवल में चेंजेस आते हैं मेल और फीमेल में। ओके, फिर उसके बाद में पेडिग्री एनालिसिस होगा। क्लियर, चलिए। सो हमने लाइक बेसिकली आपका जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में हमने बेसिक्स पढ़े थे लास्ट लेक्चर में कि मेंडल जी ने जो बेसिकली अपने लॉज जो दिए थे वो एक पर्टिकुलर फैक्टर के बेस पे दिए थे, क्योंकि उस वक्त कोई उन्होंने लाइक कोई माइक्रोस्कोपिकल स्टडी नहीं की थी, उन्होंने कोई लाइक माइक्रोस्कोपिकल या फिर एनाटॉमिकल स्टडी नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ मॉर्फोलॉजिकली या फिर जो उनको फिनोटिपिकली एक्सप्रेशन मिले, ऑन द बेसिस ऑफ दैट उन्होंने जेनेटिकली लाइक एक मैथमेटिकली एक्सप्रेशन दिया और उसके बेस पे अपने रिजल्ट दिए। बाय द वे, लाइक उन्होंने जो जीन वर्ड बोला था, एक्चुअली जीन ही फैक्टर था, उन्होंने जो फैक्टर वर्ड दिया था, ओके, वो फैक्टर बेसिकली बाद में जीन निकला। सो जब बाद में जब चेक किया गया, जब माइक्रोस्कोप में सेल डिवीजन को स्टडी किया गया, मतलब सेल डिवीजन को जब स्टडी किया गया माइक्रोस्कोप में, जब देखा है कि जीन का कोई ऐसा फिजिकल ऑब्जर्वेशन नहीं दिख रहा है कि जीन सेपरेट हो रहे हैं, क्योंकि अब सोचिए माइक्रोस्कोप जब डेवलप हुए थे तो उस वक्त एट दैट टाइम क्रोमोसोम को देखना आसान था, और क्रोमोसोम जीन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो लाइक जीन को देखना आज भी लाइक इट्स लाइक इम्पॉसिबल, क्योंकि जीन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, जो जीन होती है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है, मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहने का मतलब डीएनए का एक पार्ट है। तो डीएनए भी लाइक आप उसके सिर्फ बैंड देख सकते हो, आप ऐसा कोई डबल हेलिकल कभी आपको कोई माइक्रोस्कोप में दिखाई नहीं देगा। ये तो एक एस्टिमेशन है कि ऐसे बॉन्ड होते हैं, ऐसा एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये तो एक ऐसा एक लाइक एक कॉन्सेप्ट है ऐसा, किसी ने ऐसा डबल हेलिक बनता हुआ नहीं देखा, किसी ने धागा जैसा नहीं देखा कि दो धागे हैं और आपस में ऐसे द्विकुंडलित हैं या लाइक डबल हेलिकल है। ओके, सो ये तो एक अजम्पशन है, इट इज लाइक ए कॉन्सेप्ट जो बेसिकली वॉटसन और क्रिक ने दिया था। तो इसलिए जीन को तो फिजिकली ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने देखा कि जो रूल्स मेंडल ने जो जीन पे दिए थे वही सेम रूल क्रोमोसोम के पेस में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। फिर हमने ये भी देखा था कि जितने भी लॉस थे, हमने जियो मेंडल ने जीन को बेस बना के जो लॉस दिए थे वो सारे के सारे लोग क्रोमोसोम पे अप्लाई हो रहे हैं। तो साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब बाद में ये डिस्कस निकाला गया कि ये जो सारे जीन होते हैं ये क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, सो दैट्स व्हाई दे कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन जेनेटिक जनरेशन टू द सेकंड जनरेशन। सो अलोंग विद द क्रोमोसोम जीन इज आल्सो ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन। ठीक है, मेंडल सजेस्टेड दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था कि पेयर ऑफ एलील सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड 50% ऑफ फैक्टर रैंडमली एंटर इनटू द गैमेट थ्रू द मियोसिस प्रोसेस। बाद में जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी हुई, जब सेल डिवीजन को ऑब्जर्व किया, सेल डिवीजन में आपने पढ़ा क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं, मियोसिस डिवीजन हो चाहे माइटोटिक डिवीजन हो, क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं, लेकिन हमने ऐसा कहीं थोड़ी ना पढ़ा जीन डिवाइड होते हैं, क्योंकि जीन के ऊपर क्रोमोसोम होते हैं, अगर क्रोमोसोम डिवाइड होंगे तो जीन भी आपके सेपरेट होंगे। ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक देखा था। चलिए, फिर हमने इसके बारे में मैंने आपको अच्छे तरीके से मैंने आपको ये पूरा टेबल समझा दिया था। ठीक है, ये मेंडल के फैक्टर थे, ये क्रोमोसोम थे। चलिए, अब हम एक बार जीन या फैक्टर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, अगेन आई एम टेलिंग यू फैक्टर वर्ड मेंडल के थ्रू दिया गया था, एंड जीन बाद में इसको वर्ड जीन में कन्वर्ट किया गया। ओके, बाय द वे मेंडल ने भी इसको फैक्टर नहीं बोला था, इसको एलिमेंटा बोला था, बिकॉज ही वाज अ जर्मन साइंटिस्ट, सो इन जर्मन इट इज कॉल्ड द एलिमेंटा। Later on the scientists that like translate या converted this elementa into a factor, still वो factor ही था, later on it was identified, जो मेंडल ने factor बोला था actually it is a gene. So for an example, if there is a double helical DNA, इस डबल हेलिकल डीएनए के ऊपर फॉर एन एग्जांपल एक जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे ये कोई जीन है जो कि फादर से आया है, और दूसरा जीन है एक मदर से है। हम कहते हैं ना एक एलील होता है, फॉर एन एग्जांपल कोई एक एलील होता है,
या तो होमोजाइगोटिक होगा या फिर हेट्रोजाइगोटिक होगा। यहाँ पे हमने दिखाया है इसको हेट्रोजाइगोटिक, क्यों? कैपिटल है, स्मॉल है, तो फॉर एन एग्जांपल कि एक होमोलोगस होते हैं, तो मान के चलो कि ये क्रोमोसोम के, मान के एग्जांपल लेके चलते हैं कि ये क्रोमोसोम का एक कहने का मतलब डीएनए का एक पेयर है, ओके, जिसमें जो कि एक फादर से है, एक मदर से है, जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है, जिसमें एक में जीन ए प्रेजेंट है, एक में स्मॉल जीन ए प्रेजेंट है। ओके, जब ये कंडेंस होता है तो क्रोमोसोम बनता है, फॉर एन एग्जांपल ये क्रोमोसोम। अब ये अगर आपने डीएनए को कंडेंस कर दिया, आपने जब डीएनए को कंडेंस किया, तो जब आपने डीएनए को कंडेंस किया तो बेसिकली क्या क्रोमोसोम बना, ठीक है? तो क्रोमोसोम क्या होता है? दे आर द कंडेंस पार्ट ऑफ द डीएनए, दे आर द कंडेंस्ड डीएनए, दे आर द कंडेंस्ड डीएनए। तो ये क्रोमोसोम मान के चलो जो फादर से आया है, उसके ऊपर ये क्रोमोसोम फादर से है और ये क्रोमोसोम मदर से है, ठीक है? अब इसके ऊपर जो जीन प्रेजेंट है ये वो जीन प्रेजेंट ए है, और इसके ऊपर जीन प्रेजेंट है ये स्मॉल ए जीन प्रेजेंट है। दिस इज कॉल्ड द होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। फॉर एन एग्जांपल, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्रोमोसोम नंबर 1, तो क्रोमोसोम से क्या आपके अगर हम ह्यूमन की बात करें तो उसमें जो आपके ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं 22 पेयर्स होते हैं, 22 पेयर्स होते हैं। तो 22 पेयर में मान के चलो ये पहला पेयर है, जिसमें पहला पेयर है, एक पेयर आपके मदर से, एक पेयर आपके फादर से है, जिसमें उसमें एक कैपिटल ए जीन प्रेजेंट है, उसका दूसरा एली स्मॉल ए जीन प्रेजेंट है। सो ये देखिए कैपिटल ए ये जीन प्रेजेंट है और स्मॉल ए ये आपके मदर से आया हुआ है, ये हेट्रोजाइगोटिक है, ये हेट्रोजाइगोटिक है। इट मे बी होमोजाइगोटिक, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। तो इट मींस आपके जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली क्रोमोसोम के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, और जिस पोजीशन पे जीन क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं लोकस, ठीक है? या और जीन को हम बोलते हैं लोकाई। क्या होता है? जो जीन प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम के एक पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, उसे हम बोलते हैं लोकस, और दैट पर्टिकुलर जीन इज कॉल्ड द लोकाई, ठीक है? चलिए, ये हो गया, आपको समझ में आ गया? एक जीन आपकी मदर से आया, एक फादर से आया, और दिस इज लाइक अ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसी तरीके से आपके हर एक जीन का एक पेयर होता है, 22 क्रोमोसोम होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम, क्योंकि एक तो आपका सेक्सुअल एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो ऑटोसोमल क्रोमोसोम जो है वो 22 पेयर्स होते हैं। हर एक पेयर में एक क्रोमोसोम मदर से होगा, एक फादर से होगा, और उसके ऊपर उसके ऊपर जीन प्रेजेंट होंगे, ठीक है? लाइक ये जीन प्रेजेंट है। अब ये दोनों जीन, ये जो दोनों जो जीन है, ये जो दोनों जीन है, बेसिकली ये दोनों जीन, कहने का मतलब है ये दोनों जो जीन होते हैं, जब गैमेट बनते हैं तो दोनों जीन अलग अलग चले जाते हैं, ठीक है? जब गैमेट बनेंगे तो जीन अलग अलग चले जाएंगे। बाय द वे ये जब तक डिप्लॉयड कंडीशन है, जब तक दोनों एक साथ रहते हैं, ओके? चलिए, अगर आप पूछेंगे कि जीन का एक्सप्रेशन, तो आपको पता है कि अगर जीन का जो एक्सप्रेशन है, फिलहाल तो ये एक ही तरह के फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देंगे, क्योंकि एक ही होमोलोगस पेयर के क्रोमोसोम के जीन है, तो एक ही तरह के फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन देंगे। चलिए, इन 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग द स्टडी हैज बीन वर्क आउट, ठीक है? मतलब क्रोमोसोम की जो मियोसिस में क्रोमोसोम का जो मूवमेंट होता है वो वर्क किया गया। वाटर्स सोटेन एंड द थियोडर बोवेरी, ये नाम बहुत बार पूछा गया एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नोटेड द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वर पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन एंड यूज्ड द क्रोमोसोम मूवमेंट टू द एक्सप्लेन ए मेंडल लॉ। जब बाद में सेटॉन और बोवेरी ने ये देखा कि बेसिकली जो क्रोमोसोम मियोसिस के मूवमेंट, मियोसिस डिवीजन के टाइम पे जो लाइक स्प्लिटेड होते हैं या फिर जो मूवमेंट होता है, इट इज लाइक सेम एज अ जीन। जो मेंडल ने जीन बोला था वो वैसे ही हो रहा है जैसा क्रोमोसोम पे पाया जाता है, ओके? मतलब जो मेंडल्स के लॉ थे वो सारे के सारे अप्लाई हो रहे थे। तो एग्जैक्टली अगर आप क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को अगर आप एक समराइज कर दें तो उसमें क्या क्या प्रिंसिपल सामने आते हैं। पहला, क्रोमोसोम एंड जीन आर प्रेजेंट एज अ पेयर इन ए डिप्लॉयड सेल, मैंने आपको भी दिखाया। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट ड्यूरिंग द मियोसिस डिवीजन एंड द गैमेट फॉर्मेशन अकर, ये भी मैंने आपको बताया। क्योंकि जब होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग जाएंगे, भैया देखिए एक क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल ए था और एक दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर स्मॉल ए था, तो भैया जब सेपरेशन होगा तो अब वो जीन का भी सेपरेशन हो गया और साथ साथ क्रोमोसोम का भी सेपरेशन हो गया। क्रोमोसोम के साथ ही जीन्स आते हैं, ठीक है? जीन लाइक इज अ व्हीकल, जीन लाइक इज अ पैसेंजर, और क्रोमोसोम आपका व्हीकल है, तो जहां जहां व्हीकल जाएगा वहां वहां उसका पैसेंजर जाएगा, ओके? चलिए, ड्यूरिंग द सेपरेशन क्रोमोसोम सेग्रीगेट एंड असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली, ये भी बिल्कुल निकला कि जब मतलब ड्यूरिंग द सेपरेशन में क्या होता है कि जब क्रोमोसोम होते हैं वो इंडिपेंडेंटली सेपरेट होते हैं और किसी भी तरीके का फाइनली वो कोई भी तरह का असॉर्टेड इंडिपेंडेंट बना सकते हैं, क्योंकि वो गैमेट का सेपरेशन भी इंडिपेंडेंट होता है। गैमेट का जो सेपरेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, तो दे कैन बी असॉर्टेड इंडिपेंडेंटली, वो किसी के साथ भी दूसरा पेयर बना सकते हैं, वो क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ सॉरी
law of segregation and law of independent assortment also followed on the chromosomal theory as was suggested by the Mendel. मतलब ये जो पूरी है वो क्रोमोसोम के ऊपर भी दोनों अप्लाई होते हैं, सेग्रीगेशन का लॉ और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडल ने जीन के लिए दिए थे, वो दोनों लॉ क्रोमोसोम के ऊपर अप्लाई होते हैं और होंगे ही ना। जब जो क्रोमोसोम, क्योंकि जीन अपने आप कभी मूव नहीं करता, वो क्रोमोसोम के साथ मूव करता है, जो क्रोमोसोम मूव कर रहा है तो जीन अपने आप मूव करेगा, ठीक है। सारे लोग तो अपना मूवमेंट करेंगे, मतलब अब फॉलो करेंगे। फर्टिलाइजेशन रिस्टोर द क्रोमोसोम नंबर एंड प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड सेल। जब आपके गैमेट बन गए, अब गैमेट के बाद में गैमेट क्या होता है, इंडिपेंडेंटली वो आपके गैमेट मूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो वो गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं और एक डिप्लॉइड सेल बनाते हैं, मतलब वो फर्टिलाइजेशन के थ्रू दोबारा से हम डिप्लॉइडिक कंडीशंस को रिस्टोर कर सकते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अब हम जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड इन द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द माइटोसिस एंड ड्यूरिंग द मियोसिस डिवीजन। आप तो वैसे भी सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, तो आपने पढ़ा होगा 11th के अंदर सेल डिवीजन, उसमें माइटोसिस डिवीजन एंड द इक्वेशनल डिवीजन, इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, और मियोसिस डिवीजन पढ़ा होगा जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। इक्वेशनल इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स जो डिवाइड होती है, जो डिवाइड होकर जो न्यू ऑफस्प्रिंग सेल्स बनती है, उनका जेनेटिक स्ट्रक्चर सेम रहता है, व्हाइल इन केस ऑफ द मियोसिस जेनेटिक स्ट्रक्चर जस्ट हाफ हो जाता है। द इंपॉर्टेंट थिंग टू बी रिमेंबर, द क्रोमोसोम एज वेल एज जीन अकर इन अ पेयर, ये तो हमने भी देखा। The two allele of a gene pair are located on the homologous site on a homologous chromosome। हमने ये भी देखा कि homologous क्रोमोसोम के साथ homologous साइट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कहने का मतलब है, मैं आपको दिखाता हूँ, कहने का मतलब है, फॉर एन एग्जांपल ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो जीन एक जैसी पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये जीन यहाँ प्रेजेंट है और उसका होमोलोगस जीन यहाँ प्रेजेंट है। ये इसका जो होमोलोगस जीन होगा वो यहाँ नहीं प्रेजेंट होगा, वो भी उसी के उसके वैसी ही लोकेशन पे प्रेजेंट होगा। Okay, in the meiosis anaphase 1 stage, homologous chromosomes segregate from each other, independent move into the gametes। आपने meiosis में पढ़ा होगा, meiosis के अंदर आपके दो होते हैं, तो meiosis 1 होता है, meiosis 2 होता है। meiosis 1 में बेसिकली क्या होता है कि आपके meiosis 1 के अंदर तो आपका एक रिडक्शनल डिवीजन होता है, और meiosis 2 माइटोसिस की जैसा होता है। तो meiosis 1 में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है एनाफेज 1। वैसे तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है तो पैकेटिन होती है जिसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, लेकिन प्रोफेज के बाद में क्या होता है, प्रोफेज होता है, एनाफेज होता है, मेटाफेज होता है, देन लास्ट में आपका टीलोफेज होता है। तो प्रोफेज में आपके जैसे कि प्रोफेज में आपकी 5 स्टेजेस होती हैं, लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेसिस। ये प्रोफेज की 5 सब स्टेजेस है। फिर उसके बाद एनाफेज 1 होता है, ये प्रोफेज 1 हो गया, देन एनाफेज 1 होता है। एनाफेज 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से सेपरेट होते हैं और इंडिपेंडेंटली गैमेट्स के अंदर मूव करते हैं, ये एनाफेज 1 के अंदर होता है। ओनली सिंगल क्रोमोसोम केवल गैमेट के अंदर मूव करेगा, मतलब एक सिंगल क्रोमोसोम ही होमोलोगस पेयर से निकलेगा। मान के कहने का मतलब है, जब रिडक्शनल डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, तो ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं एक दूसरे से सेपरेट होकर अलग-अलग गैमेट के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। सो हियर इज अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, प्रूव देयर सिग्निफिकेंस ऑफ क्रोमोसोम, मतलब यहाँ पे आपका हमारा सेग्रीगेशन का लॉ यहाँ पे परफेक्ट फिट हो गया। चलिए, तो एक डायग्राम था आपका, एनसीईआरटी का एक डायग्राम था, तो मैंने वैसे तो मैंने आरबीएसई से अलग कर दिया है और एनसीईआरटी में अलग रखूंगा, तो इट इज ओनली स्पेसिफिकली फॉर द सीबीएसई स्टूडेंट्स। देखिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर एक सेल में जो क्रोमोसोम है उससे कैसे आपके जर्म सेल्स बनती हैं, ठीक है, कैसे जर्म सेल्स के अंदर आपके जर्म सेल्स बनती हैं और उसमें कैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई होता है। लाइक meiosis and germ cell formation in a cell with the 4 chromosome, can you see how the chromosomes segregate when the germ cells are formed। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई पर्टिकुलर सेल है, उस पर्टिकुलर सेल के अंदर एक क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम एक ही है, जैसे इसको एक्चुअली क्या है ना, कलर वाइज इसको कलर वाइज दिखाने के लिए, मतलब सेपरेशन को कलर वाइज सेपरेशन को शो करने के लिए जैसे कलर को अलग-अलग इंडिकेट किया गया है। सो दिस इज फॉर एन एग्जांपल, दिस इज वन क्रोमोसोम, ओके, और दिस इज सेकंड क्रोमोसोम, ठीक है। सो दिस इज वन क्रोमोसोम एंड दिस इज सेकंड क्रोमोसोम। अब ये जीवन स्टेज है, देखिए, अब इंटरफेज होता है, फिर उसके बाद आपका प्रोफेज होता है, फिर आपका मेटाफेज होता है, फिर एनाफेज होता है, फिर टीलोफेज होता है। तो अगर आप बात करें, मियोसिस में 2 होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस
2। तो इंटरफेस तो दोनों में एक ही होता है, मतलब इंटरफेस दो पार्ट में नहीं होता, इंटरफेस तो एक ही होता है जो प्रोफेस 1 से पहले होता है। तो इंटरफेस में 4 स्टेजेस होती है, G1, S, G2 और M स्टेज। M स्टेज ये पूरी कंप्लीट M स्टेज होती है। तो इंटरफेस में जो आपका G1 स्टेज होता है उसके अंदर लाइक आपके बेसिक्स प्रोटीन बनते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बनता है, क्योंकि एस फेज में जाकर डीएनए का डुप्लीकेशन होने वाला होता है, तो उसके लिए जो पूरी तैयारी होती है वो G1 फेज में हो जाती है। ठीक है, मतलब जिस दिन शादी है उस दिन थोड़ा ना तैयारी करेंगे, शादी से पहले सारी तैयारी की जाती है। तो एस फेज में उसका डुप्लीकेशन होने वाला होता है, तो उस डुप्लीकेशन के लिए जो भी डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, या फिर जो भी एटीपी की रिक्वायरमेंट है, या फिर जो भी फर्दर सेल ऑर्गेनल्स चाहिए उसको बनाने के लिए, या फिर जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो G1 फेज में कंप्लीट हो जाती है। एस फेज के अंदर डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, और G2 फेज में अगर आप आते हो तो देखिए डीएनए का डुप्लीकेशन हो चुका है। ये दिख रहा है आपको एक एक्स्ट्रा क्रोमेटिड, ये दिख रहा है आपको एक्स्ट्रा क्रोमेटिड, ये दिख रहा है आपको एक एक्स्ट्रा क्रोमेटिड देखिए यहाँ से एक क्रोमेटिड एक्स्ट्रा आ गया ना। इट इज बिकॉज ऑफ, क्योंकि क्रोमेटिड एक अलग से फॉर्म हुआ, एक नया क्रोमेटिड बना है, बिकॉज एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन हो चुका था, तो ये डुप्लीकेशन की वजह से एक एक्स्ट्रा क्रोमेटिड बन गया। क्लियर? नाउ द मियोसिस 1, मतलब आप वैसे इस एग्जांपल के लिए पूरा मियोसिस नहीं बता रहा हूं यहाँ पे। अब आपका होता है कि मियोसिस 1 आपका मान के चलो प्रोफेज कंप्लीट हो गया, प्रोफेज के बाद में क्रॉसिंग ओवर भी हो चुका है। अगर आपका क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, फिर उसके बाद में क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर को यहाँ शो नहीं किया गया, फिर आपके आता है मियोसिस 1। मियोसिस 1 में क्या होता है कि यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रोमियर होता है, यहाँ पे सेंट्रोमियर होता है, और सेंट्रोमियर क्या करता है कि दोनों होमोलोगस पेयर के को अपने साइड पुल करता है। देखिए यहाँ पे इसने पुल किया, ये यहाँ की तरफ खींचेगा और ये यहाँ की तरफ खींचेगा। ठीक है, सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता। फिर उसके बाद में जब ये क्रोमोसोम एक यहाँ पहुंच गया, ये वाला पार्ट यहाँ पहुंच गया, ओके, और ये वाला पार्ट यहाँ पहुंच गया, तो होता क्या है कि मतलब अलग अलग हो गए दोनों क्रोमोसोम के होमोलोगस पेयर, अलग अलग हो गए। फिर उसके बाद में आपका मियोसिस सेकंड आता है, जिसके अंदर सेंट्रोमियर डिवाइड होता है, और सेंट्रोमियर डिवाइड होने के बाद में ये दोनों जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, सॉरी ओके, बाद में आपके जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ से अलग हो जाते हैं, मतलब एक मिनट, यहाँ से अलग हो गए, यहाँ से अलग हो गए। तो देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम का तो क्या हुआ, सेंट्रोमियर को बीच में से खींचा गया। अब सेंट्रोमियर को खींचेंगे तो दोनों क्रोमोसोम तो अलग अलग होने ही थे। जब सेंट्रोमियर को यहाँ से खींचा गया, मतलब एक यहाँ से यहाँ पे खींचा गया सेंट्रोमियर को, और एक यहाँ से खींचा गया। ओके, सो लाइक जब सेंट्रोमियर को खींचा गया, जब आपके ये सॉरी सेंट्रियोल होते हैं, फॉर आई जस्ट कॉल द रॉन्ग वर्ड, दिस इज सेंट्रियोल, ओके, सेंट्रियोल, ओके, यहाँ पे सेंट्रोमियर है। तो जैसे कि सेंट्रोमियर को खींचा, तो सेंट्रोमियर को खींचने से क्या हुआ, दोनों क्रोमोसोम अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए, और जर्म सेल्स के अंदर अब ये इंडिपेंडेंट मूव करते हैं। देखिए ये इंडिपेंडेंट जर्म सेल्स के अंदर ही मूव करते हैं। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट मूवमेंट हो रहा है जर्म सेल्स के अंदर। तो जर्म सेल्स के अंदर एक एक क्रोमोसोम है, ठीक है, एक एक क्रोमोसोम गया, होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे डिवाइड हो गए। क्लियर? अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखते हैं एक बार। During the anaphase of meiosis 1, two chromosome pair can align at the metaphase split independently of each other। मतलब कहने का मतलब है एनाफेज में क्या होता है, meiosis 1 के जो meiosis 1 का जो एनाफेज 1 होता है, उसमें दोनों जो क्रोमोसोम होते हैं मेटाफेज प्लेट के ऊपर इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, लाइक एक दूसरे पे अलाइन हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि ये देखिए ये जो क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के ऊपर अलाइन होते हैं, मतलब बीच में एक लाइन होती है, एक इंडिपेंडेंटली एक दूसरे पर अलाइन हो जाते हैं। ये जो क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम को कोई इंटरफेयर नहीं करता। ठीक है, नाउ to understand this compare the chromosome of 4 different color in a left and right column। ये एक्चुअली आपके एनसीईआरटी का पिक्चर है, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। तो यहाँ पे हम एक्चुअली दो तरीके के डिफरेंट कंपैरिजन देखेंगे, डिफरेंट कलर्स के कंपैरिजन देखेंगे। तो एक यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे कलर देखिए और एक यहाँ पे कलर देखिए, आपको कलर में डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे ऑरेंज और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे येलो और रेड का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे भी आपका ऑरेंज और रेड, और यहाँ पे येलो और ग्रीन का, मतलब कहने का मतलब है ये अलग अलग कॉम्बिनेशन को दिखाया गया है। ठीक है, तो चलिए, तो अब यहाँ पे ये लेफ्ट कॉलम मान के चलिए, ये राइट कॉलम है। ठीक है, ये लेफ्ट कॉलम है, ये राइट कॉलम है। अब इनके बीच में एनाफेज 1 हो गया, अब मतलब इनके बीच में डिवीजन शुरू होगा। अब देखिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को कैसे शो किया गया है। इन द लेफ्ट कॉलम पॉसिबिलिटी 1, ऑरेंज एंड ग्रीन सेग्रीगेट टुगेदर एंड येलो क्रोमोसोम सेग्रीगेट विद द रेड क्रोमोसोम। देखिए कहने का मतलब है कि लेफ्ट कॉलम में
ऑरेंज एंड ग्रीन, ओके। ओके, सो अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मियोसिस वन में, जैसे कि मियोसिस वन की अगर बात करें तो मियोसिस वन के अंदर अब यहाँ पे देखिए ये दो क्रोमोसोम अलग अलग हो गए। वैसे ही अब क्या होगा मियोसिस टू में, सॉरी मियोसिस टू में अब ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। आपने मियोसिस वन और मियोसिस वन का एनाफेज और मियोसिस टू के एनाफेज में डिफरेंस होता है। मियोसिस वन के जो एनाफेज में होमोलोगस जो क्रोमोसोम होते हैं वो जस्ट सेंट्रियोल की तरफ खिंचते हैं और अलग अलग हो जाते हैं सेंट्रियोल की तरफ, होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन एनाफेज टू के अंदर उन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच का बीच का जो सेंट्रोमियर होता है वो डिवाइड हो जाता है और जिसकी वजह से वो होमोलोगस क्रोमोसोम ही अलग हो जाते हैं। एनाफेज के अंदर तो क्रोमोसोम अलग, मतलब होमोलोगस जो क्रोमोसोम जो थे, मतलब क्या होता है होमोलोगस जो क्रोमोसोम थे, एक होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, वो जस्ट अलग अलग होते हैं, ठीक है। वाइल इन केस ऑफ द म्योसिस टू में जो म्योसिस टू का जो एनाफेज टू होता है उसके अंदर वो लाइक उनके बीच का सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, स्प्लिट हो गया। देखिए मैं आपको अगेन समझाता हूँ, लाइक सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया। अब होमो ध्यान रखना ये होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पार्ट है, मतलब दो, जैसे कि देखिए एनाफेज वन के अंदर तो एनाफेज वन के अंदर तो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो गए, ठीक है। अब जो अलग अलग हुए होमोलोगस क्रोमोसोम तो एक होमोलोगस का पेयर अलग हो गया, एक दूसरा पेयर अलग हो गया, मतलब पेयर जो थे अलग अलग हो गए म्योसिस वन के एनाफेज वन के अंदर। म्योसिस टू के अंदर जो आपका जो अलग अलग हुए क्रोमोसोम, ठीक है। अब उन क्रोमोसोम के बीच में ये क्रोमोसोम ध्यान रखना, ये मत समझ लीजिएगा कि ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है। ये एक्चुअली क्या होता है क्रोमेटिड, एक्चुअली एस फेज के अंदर एक डीएनए एक्स्ट्रा बन जाता है, तो हर एक क्रोमोसोम के ऊपर एक एक्स्ट्रा क्रोमेटिड बनता है। जैसे देखिए एक मिनट, यहाँ पे देखिए अलग ये एक्स्ट्रा बन जाता है, तो देखिए ये क्रोमोसोम अलग, ये क्रोमोसोम अलग, ये क्रोमोसोम अलग, ये क्रोमोसोम अलग, तो होमोलोगस क्रोमोसोम तो अलग अलग हो चुके। ये होमोलोगस क्रोमो, ये मत समझिएगा ये एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम है, नहीं, ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम तो कब के अलग हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम तो कब के अलग हो गए, दे आर ए सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है। होमोलोगस क्रोमोसोम तो एनाफेज 1 के अंदर निकल के एनाफेज 2 के अंदर, तो एनाफेज 2 के अंदर तो जो आपके सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो अलग-अलग होते हैं और जर्म सेल्स के अंदर एंटर करते हैं, ठीक है। चलिए अब पॉसिबिलिटी 2 उसमें क्या हुआ कि उसमें भी सेम ये हुआ कि उसके अंदर आपके ये ऑरेंज ये अलो ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है एक दूसरे के, क्योंकि एनाफेज 2 के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं, तो यहाँ के सिस्टर क्रोमेटिड अलग हो गए, ठीक है। मतलब ये जो ऑरेंज था ग्रीन के साथ में, ऑरेंज रेड के साथ में और येलो ऑरेंज ग्रीन के साथ में सेपरेट हो गया। सो देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है, ठीक है। तो ये देखिए अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे ये होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो रहे हैं, ये होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे अलग अलग हो रहे हैं, तो ये हो गया आप सॉरी ये होमोलोगस क्रोमोसोम देखिए यहाँ पे अलग अलग हो रहे हैं। और यहाँ पे तो देखिए मैं एक बार आपको शायद बताता हूँ क्योंकि आपको शायद सेल डिवीजन में थोड़ा प्रॉब्लम आता होगा। ये देखिए ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड है, ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड है, ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड है और ये एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम है। मतलब अगर ये बात करें तो ये एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोसोम है जो सेपरेट हो गए, तो सेपरेट होके बाद में ये सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग होकर जर्म सेल्स के अंदर मूव करते हैं। तो देखिए कहाँ पे अपना अप्लाई हुआ, तो इस फेज के अंदर, इस फेज के अंदर अगर आप आते हैं तो यहाँ पे अप्लाई होता है आपका, एक मिनट, यहाँ पे अप्लाई होता है आपका लॉ, यहाँ पे होता है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब सेग्रीगेशन होता है, और यहाँ पे आपका अप्लाई होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाई होता है और यहाँ पे अप्लाई हो रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन है। फिर अगेन मैं क्या देता हूँ, ये सेंट्रोमियर डिवाइड हो रहा है, ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम मत समझ लेना, ठीक है, क्योंकि हो जाता है कंफ्यूजन। चलिए आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई है, उन्होंने आपसे पूछा है जस्ट टू आइडेंटिफाई द कॉलम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स में कंफ्यूजन कहाँ होता है कि जब इनको आपको आइडेंटिफाई करना है, तो लिखा भी हुआ है, कैन यू टेल मी द विच ऑफ दिस कॉलम ए एंड बी रिप्रेजेंट क्रोमोसोम एंड विच रिप्रेजेंट द जीन, हाउ वुड यू डिसाइड इट।
तो मैंने एक्चुअली इनको सॉल्व करके लिख दिया है। पहला जो मतलब लेफ्ट कॉलम जो है आपके एनसीईआरटी बुक का वो क्रोमोसोम है, और जो राइट कॉलम है आपका वो जीन है। ध्यान रखिएगा, ये आपके एनसीईआरटी में ऐसी चीजें बहुत आती हैं, तो इन चीजों को डायरेक्टली इसलिए मैंने सॉल्व करके लिख दिया आपकी साइड से। अब क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है दोनों में देखेंगे, अकर इन ए पेयर, अकर इन ए पेयर, क्रोमोसोम और जीन की ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ओनली ईच ऑफ one of each pair is transmitted to a gamete. The same characteristic is applicable in a chromosome and same characteristic is applicable in a gene. दोनों क्लियर है? अब कंफ्यूजन थर्ड में है जो अच्छे को समझ में नहीं आता। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट, सेपरेट इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। अब ये क्रोमोसोम का है कि इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, ये क्यों क्रोमोसोम को डिनोट कर रहे हैं, जीन का पार्ट क्यों नहीं है। देखिए एक्चुअली क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि आपके अगर मैं ह्यूमन की बात करता हूँ तो उसके अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम हो गए। सो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में 22 होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम और लास्ट होता है आपका सेक्स क्रोमोसोम। अब 22 क्रोमोसोम में मान के चलो एक पहला क्रोमोसोम है, मान के चलो कि ये आपका पहला एक पेयर का क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये दूसरा पेयर का क्रोमोसोम है। ये पहला पेयर है, ये दूसरे पेयर का क्रोमोसोम है। अगर इनको लाइक फॉर एन एग्जांपल सेपरेट होना है तो ये आप जैसे कि मान के चलो इस तरीके से है, ठीक है, मान के जो इस तरीके से ये जो आपका पहला पेयर है उसका ये फर्स्ट क्रोमोसोम है, ये इसका सेकंड क्रोमोसोम है। उसी तरीके से ये सेकंड पेयर है, इसका ये पहला क्रोमोसोम है, ये इसका दूसरा क्रोमोसोम है। क्लियर हो गया? सो इट मींस जब इनको सेपरेट होना है तो भैया ये फर्स्ट थोड़ी ना सेकंड पे डिपेंड करेगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। तो इनके होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होते हैं ना। फर्स्ट क्रोमोसोम का पेयर सेकंड क्रोमोसोम के पेयर पे क्यों डिपेंड करने लगा? क्योंकि तो इंडिपेंडेंट सेपरेट होते हैं। तो एक पेयर दूसरे पेयर के ऊपर कभी भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि हर एक पेयर इंडिपेंडेंट सेपरेट होता है। समझ में आ गया? अब आइए, वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे फॉर एन एग्जांपल कि ये एक पेयर है, मान के चलो ये पहले क्रोमोसोम का पेयर है, ठीक है, और फॉर एन एग्जांपल ये उसके ऊपर जीन है, ये उसके ऊपर जीन प्रेजेंट है, ठीक है, होमोलोगस जीन उस क्रोमोसोम के पेयर के ऊपर प्रेजेंट है। तो वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ द अनदर पेयर, ठीक है। मतलब जीन क्या कहना चाहता है कि जो जीन में जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होती है, अब जीन के जो क्रोमोसोम जो प्रेजेंट होती है, लाइक जैसे कि जो क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन प्रेजेंट होती है, देन वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर। अब जैसे इन केस जैसे मान के चलो कि ये एक पेयर के ऊपर प्रेजेंट है, तो अगर ये सेपरेट होती है तो ये अलग हो जाएगी, ओके, ये अलग हो जाएगी और ये अलग हो जाएगी, ठीक है। ये अलग जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो ये क्रोमोसोम अलग हो जाएगा, ये क्रोमोसोम अलग हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो वन पेयर है वो दूसरे पेयर के ऊपर लाइक इंडिपेंडेंट होता है। मतलब वन पेयर का जो है, आप कहने का मतलब है कि अगर कहने का मतलब है अगर ये क्रोमोसोम दूसरा क्रोमोसोम है तो इसकी जीन के ऊपर इसका डिवीजन डिपेंड नहीं करेगा। ये जीन अलग सेपरेट होगी, ये जीन अलग सेपरेट होगी। तो वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर पेयर, कि जब एक पेयर सेग्रीगेट होता है तो दूसरे पेयर से इंडिपेंडेंट होता है, वो खुद का ही सेपरेट हो सकता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ क्रोमोसोम एंड दिस इज अ जीन, ठीक है। चलिए, टफ नहीं था, इजी था, बस थोड़ा समझाने में हल्का सा समय चाहिए। So, Suter and Boveri argued that the pairing and separation as a pair of chromosomes would lead to a segregation of pair of factor they carried, and Sutton united the knowledge of chromosome segregation with the Mendelian principle and called the chromosome theory of inheritance। मतलब जो मेंडल्स के जो लॉ थे, सेपरेशन थ्योरी थी, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट थ्योरी थी, वहाँ उनको उन्होंने यूनाइटेड किया और वही थ्योरी उन्होंने क्रोमोसोम के ऊपर अप्लाई की। तो चलिए, यहाँ पे आपका क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पूरा हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में लिंकेज एंड द रिकॉम्बिनेशन के बारे में। और मैंने आपको एक टास्क दिया था कि 1 वीक के अंदर आपके क्वेश्चंस के आंसर सबमिट कीजिए, प्लीज डू इट फास्ट। ओके, धन्यवाद।